तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिंदोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज से हम लोग प्राचीन इतिहास की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास को मैंने एडवांस प्लस का नाम दिया है। इससे पहले भी हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है। 160 से ज़्यादा लेक्चरों में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को समझा और पढ़ा। न केवल एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को भी हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिकली नेट जेआरएफ और सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से, खास तौर से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि जो पिछली क्लासेस रही है मेरे इतिहास की, वो नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और सिविल सर्विसेज के लिए पर्याप्त है। उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका प्रारंभिक और जीएस में जो मेंस के बिंदु हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो पिछली क्लासेस एक बेस तैयार हुआ और बेस के बाद हम लोगों ने पिछली क्लासेस में एक बिल्डिंग को हम लोगों ने बिल्डअप कर लिया था। इन इतिहास की जो एक बेसिक समझ आपको चाहिए और बेसिक समझ पे जो एक बिल्डिंग्स बनती है, उस बिल्डिंग्स को हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो सीधा सा सवाल उठता है, तो फिर अब ये जो क्लासेस शुरू होने जा रही है, ये पिछली क्लासेस से किस रूप में भिन्न है? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो बेस तैयार किया और बेस पे जो हम लोगों ने एक बिल्डिंग्स बनाई है, अब ये क्लासेस इस बिल्डिंग्स को डबल कर देगी। इसीलिए मैंने इसे दिया है एडवांस प्लस का नाम, एडवांस प्लस क्लासेस। पिछली जो क्लास रही, यहां पे हम लोगों ने अवधारणा और तथ्यों पे विशेष ध्यान दिया। अवधारणा और तथ्य, इन चीजों पे हम लोगों ने फोकस किया, जहां पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट की चीजों को हम लोगों ने देखा। और पिछली क्लास की एक खास विशेषता यह थी कि यह जो क्लास रही पिछली क्लास, ये क्लास आपके सिविल सर्विसेज यानी आईएएस और पीसीएस का जो जीएस वाला सेक्शन है, जिसमें प्री और मेंस दोनों शामिल है, उसको हम लोगों ने कवर किया। साथ ही जो पिछली क्लास रही वो नेट और जीआरएफ का जो सेक्शन है वो, उसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के जो लोग हैं उनके लिए भी इतिहास का एक कंप्लीट पैकेज था। कहने का मतलब ये है कि ये हिस्ट्री का एक कंप्लीट पैकेज है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताइए, और बाकी आप नेट जीआरएफ पीजीटी टीजीटी देते हैं तो उसके लिए जहां आपकी अवधारणाएं स्ट्रांग हुई, अवधारणा के साथ साथ आपको तथ्यों का भी संकलन मिला अवधारणाओं के साथ जुड़ करके, जिसे समझने में आपको आसानी हुई। तो ये क्लास बेसिकली क्या था कि ये सारी क्लासेस थी समझ आधारित क्लास रही है, समझ आधारित क्लास रही, जिसे आप समझ सकते हैं। और इस क्लास ने आपके बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाया, बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाया। अगर आपने ये पिछला क्लास किया होगा तो आपको इतिहास की एक बेसिक समझ मिल गई होगी। इतिहास की समझ को किस प्रकार से बढ़ाया जाए वो भी आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें। तो आप सोच सकते हैं कि जो पिछली क्लासेस रही हैं वो बेसिकली जो क्लासेस इतिहास का एक कंप्लीट पैकेज रहा, यानी उसको पढ़ने के बाद आप नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी और सिविल सर्विसेज में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जीएस वाले सेक्शन को कवर कर सकते हैं आसानी से। अब जो क्लासेस मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये एक्चुअल में एडवांस प्लस लेवल की क्लासेस है, जहां पे न केवल समझ आधारित कक्षा है, बल्कि ये समझ के विस्तार को देने वाली कक्षा है, जो समझ के विस्तार को प्रसार दे देगी। यहाँ पे आपकी जो समझ होगी वो हाई लेवल पे जाएगी। जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं अब पीक पे आपको नजर आएंगी। जहां आपके बौद्धिक क्षमता की वृद्धि की बात हो रही थी, अब ये बौद्धिक क्षमता के अनंत विस्तार की ओर आपको लेके जाएगा, जो आपको इतिहास में जीने के लिए मजबूर करेगा, इतिहास में सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। और जो भी घटनाएं आज वर्तमान में घट रही हैं, उन घटनाओं को कहीं न कहीं इतिहास में और ऐतिहासिक नजरिए से देखने के लिए आपको बाध्य करेगा। तो इस क्लास की खास विशेषता यह है कि यह पिछली क्लास से एडवांस लेवल की क्लास है, जो आपके बौद्धिक क्षमता के अनंत विस्तार की ओर लेके जाएगा, बौद्धिक क्षमता के अनंत विस्तार की ओर लेके जाएगा, जो आपको इतिहास जीने के लिए बाध्य करेगा, इतिहास में जीने को बाध्य करेगा। यहां हम लोगों ने अवधारणाओं को समझा, यहां अवधारणाओं का विस्तार होगा।
अवधारणाओं का विस्तार देखने को मिलेगा। और बेसिकली यह क्लास पूरी तरीके से अवधारणा बेस ही होगा, अवधारणा बेस, समझ आधारित, बौद्धिक चिंतन आधारित, और इन सभी क्लासेस को एक नाम दिया जाता है जिसे मैं बोलता हूं बौद्धिक जुगाली आधारित। बौद्धिक जुगाली आधारित ये कक्षा होगी, जुगाली आधारित। जुगाली क्या होता है आपको पता है? आप देखते होंगे गाय, भैंस और बकरियां, कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो जुगाली करती हैं। दिन में खाना खा लेती हैं, उनके अमाशय में खाना कलेक्ट हो जाता है, जब रात में बैठती हैं तो अपने मुंह को चलाती हैं और अमाशय से खाना निकाल कर मुंह में लाती हैं, उसे खाने को पचाती हैं, उसी को बोला जाता है जुगाली करना। तो एक्चुअल में हम लोग अमाशय वाली जुगाली यहाँ नहीं करें, यहाँ बौद्धिक जुगाली हो रहा है। अब यहाँ पे जो कक्षाएं होंगी आपको कई सारी चीजें सोचने पर बाध्य करेंगी, मजबूर करेंगी। जो प्रश्न यहाँ उठाए जाएंगे वो आपको कहीं न कहीं चिंतन करने पे बाध्य करेगा कि आप चिंतन करिए एक्चुअल में ये चीजें हैं या नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं अभी आगे बातें करूंगा। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में हम लोग सामान्य तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में गुप्त काल को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं? आज वर्तमान में जो अवधारणाएं निकल करके आई, जो उसके विषय में जो जानकारियां निकल करके आती हैं, वर्तमान इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार क्या गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? अगर एक्सेप्ट करते हैं तो क्यों, और नहीं करते हैं अगर नकारते हैं तो क्यों? हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं, क्या वो मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों के मुकाबले कहीं न कहीं कमजोर रहे हैं? इसी वजह से कहा जाता है कि भारत में जो ऐतिहासिक रूप से पहली जो बुक नजर आती है हम लोगों को, कल्हड़ की राजतरंगिणी नजर आती है, उससे पहले की जितनी भी बुक है ऐतिहासिक सिद्धांतों पे या ऐतिहासिक मानदंडों पे वो खरी नहीं उतरती। ऐसे कई सारे प्रश्न उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। तो जो एडवांस प्लस क्लासेस जो शुरू होगी, एक्चुअल में ये क्लास सिर्फ प्राचीन इतिहास की नहीं होगी, बल्कि एडवांस प्लस की जो क्लास होगी वो मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और साथ ही हम लोग इसी नजरिए से, इसी दृष्टिकोण से हम लोग विश्व इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। तो ये एक अलग सीरीज है। एडवांस प्लस क्लास का सबसे ज्यादा लाभ वो लोग उठा सकते हैं जो मेरे पिछली कक्षा का अध्ययन कर चुके हैं, पिछली कक्षा को ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें इतिहास की एक ब्रॉड जानकारी हो चुकी है। इतिहास के जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे इनके पास हैं, अवधारणाएं इनके पास हैं। तो अब की जो अवधारणा, हम लोग जो अवधारणा का विस्तार देंगे, एक अनंत विस्तार देंगे जो आपको सोचने में बाध्य करेगी, वो चीजें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इस कक्षा में आपके जो चिंतन है, जो बौद्धिक जुगाली है, वो किस लेवल तक जाती है। आज की कक्षा से वो चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। हम लोग क्रमबद्ध रूप से, जैसे पिछले क्लासेस हम लोगों ने देखा था, वैसे ही क्रमबद्ध रूप से अभी हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं। फिर आगे चल करके कुछ दिन बाद जब इसमें कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास को शुरू करेंगे, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा बेसिकली, और न केवल जीएस बल्कि कंप्लीट हिस्ट्री। मैंने बताया कि ऑप्शनल को भी समाहित की होगा अपने आप में। इसके बाद कुछ भी इतिहास में शेष नहीं बचेगा। आप उस काबिल हो जाएंगे कि इतिहास को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देंगे और इतिहास में आप जीना शुरू कर देंगे। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं इतना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि पिछली क्लासेस से ये वाली क्लासेस किस रूप में भिन्न है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली क्लासेस को ज्वाइन किया, उन्होंने पढ़ा है, उनके सामने ये प्रश्न होगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस आप जब क्लास करेंगे तो आपको नजर आएगा। जो लोग भी पिछली क्लास को ज्वाइन किए हैं वो उस क्लास में, इस क्लास में डिफरेंसेस को फील करेंगे, महसूस करेंगे कि एक्चुअल में ये क्लास एडवांस प्लस लेवल क्यों है या क्यों इसे एडवांस प्लस कहा जाता है। तो आज हम लोग पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सामान्यतः इतिहास की एक नॉर्मल शुरुआत होती है कि इतिहास की परिभाषा, इति धन हा धन हास, ये सारी चीजें, ये सब कॉमन चीजें हैं। यहां पे ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कि इतिहास इतने शब्दों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है। ये सारी चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ये नॉर्मल चीजें। आपको हजारों वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे पढ़े मिल जाएंगे, इतिहास की परिभाषा, ये वो दुनिया भर की चीजें, जिसे हम लोगों ने एक अलग मानदंड के रूप में प्राचीन इतिहास को पढ़ा था। और मैंने बताया था कि जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया पढ़ाना उस समय ऑनलाइन, तो उससे पहले जितने भी लोग ऑनलाइन इतिहास पढ़ा रहे थे वो एक अलग तरीका था, सीधे तथ्यों को उठाना, क्रमबद्धता नहीं थी, सीक्वेंस नहीं था उनके अंदर, कोई चीज एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा था, कार्य और कारण एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे थे।
कभी वैदिक काल पढ़ा दिए तो कभी मौर्योत्तर काल पढ़ा दिए तो कभी मौर्य काल पढ़ा दिया, ऐसे चल रहा था। बेसिकली फोकस था तथ्यों को लाइन टू लाइन लिख करके आपको समझा देना। लेकिन जब मैंने इतिहास को एक कनेक्शन के साथ पढ़ाना शुरू किया तो वो एक लीजेंड प्रोग्राम था यूट्यूब पे, और उसके बाद ढेर सारे लोगों ने कॉपी किया हमारे उस क्लास को। न केवल छोटे संस्थान बल्कि बड़े आज 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग भी हमारे उस इतिहास को कॉपी करके पीपीटी बना करके दुनिया भर की चीजें कुछ मॉडिफाई करके उस तरीके से पढ़ाना शुरू कर दी। उससे पहले मेरे उस क्लास से पहले आपको कोई भी क्लास नजर नहीं आएगी उस वे में जिस रूप में मैंने इतिहास को पढ़ाया था। तो वो एक अलग था, बच्चों ने खूब सराहा था उसे। तथ्य हमारे कॉपी हो गए, हमारे जो नोट्स जो मैं लिखवा करके पढ़ाता था वो कॉपी हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल चीजें जो होती हैं वो मौलिक ही होती हैं, और मौलिक चीजें अपने आप में यूनिक होती हैं। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप मौलिकता की तरफ बढ़िए, अध्ययन करिए। आइए, आज हम लोगों का जो पहला लेक्चर है वो है प्राचीन इतिहास का लेखन। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पहले समझेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास का लेखन किस प्रकार से हुआ। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास के या प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की जब हम लोग बात करते हैं तो वह कहने का सीधा सा मतलब होता है एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए कितने दृष्टिकोणों का प्रचलन है। जो अलग अलग दृष्टिकोण निकल करके आए उसी को बोल दिया गया प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। तो प्राचीन भारत के इतिहास लेखन को हम लोग 5 दृष्टिकोणों में समझते हैं। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन अलग दृष्टिकोणों की डिमांड करता है, आधुनिक भारत का इतिहास लेखन अलग, और विश्व इतिहास का लेखन भी अलग दृष्टिकोण की डिमांड करता है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि आज विश्व इतिहास कहने का जो चलन है सामान्यतः अब वो समाप्त हो रहा है। अब विश्व इतिहास को ग्लोबल हिस्ट्री के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। अब हम विश्व इतिहास नहीं बल्कि वैश्विक इतिहास के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, तभी आप सिविल सर्विसेज या बाकी के एग्जाम में मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर विश्व इतिहास को सिर्फ विश्व इतिहास की तरह पढ़ेंगे तो आपके पास सिर्फ तथ्य होगा और कुछ भी नहीं होगा। जो लिंक होता है, जो कनेक्शन का, वो लिंक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ नहीं पाएंगे तो आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग रटी रटाई चीजों पे नहीं होती है। अब मेंस आंसर राइटिंग आपके बौद्धिक जुगाली पे निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करनी होती है वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से, और वो तभी कर पाएंगे जब आप बौद्धिक जुगाली करेंगे, जब उस पर सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे, जानेंगे, तब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर लेंगे। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन वो कला भी अपने आप में एक यूनिक कला होती है जो प्रैक्टिस करने से आती है, और वो डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने के तरीके क्या हैं, किस तरीके से आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ही आप उन चीजों को हैंडल कर पाएंगे जो एक्चुअल में आज के समय में डिमांड है सिविल सर्विसेज में। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में चीजें बदलती जा रही हैं, तो आपको पढ़ने के तरीकों को भी बदलना होगा, और खासतौर से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीजें हैं उसमें तो बहुत बड़े बदलाव की डिमांड हो रही है। तो चलिए हेडिंग डालिए, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन। प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। इतिहास लेखन। देखिए, जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास लेखन तो इसका तात्पर्य है कि इतिहास के अध्ययन हेतु, यानी प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण। तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु प्रचलित, प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु प्रचलित, इतिहास के अध्ययन हेतु प्रचलित, अध्ययन हेतु प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण। जब प्राचीन इतिहास के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करते हैं तो इसमें कुल 5 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला जो दृष्टिकोण आता है, जो शुरू होता है, वो होता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्राच्यवादी दृष्टिकोण। उसे बोला जाता है प्राच्यवादी दृष्टिकोण। प्राच्यवादी दृष्टिकोण बोलते हैं। दूसरा जो अध्ययन का स्वरूप आता है उसे बोलते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तीसरा आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। चौथा आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, और पांचवा जो लेटेस्ट है उसे बोलते हैं संशोधनवादी दृष्टिकोण। संशोधनवादी दृष्टिकोण। तो कुल मिलाकर के प्राचीन इतिहास के अध्ययन है तो ये 5 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। इन्हीं को हम प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं दृष्टिकोणों का अध्ययन करना होता है। एक्चुअल में ये दृष्टिकोण एक नजरिया प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें किस नजरिए से करना चाहिए।
अलग अलग जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग नज़रियों को लेकर के चलती है। जब हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं कि आयोग क्या मांगता है सिविल सर्विसेज में, तो सिविल सर्विसेज एक्चुअल में किसी एक दृष्टिकोण को तरजीह नहीं देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लेकर के चलना है या फिर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को लेकर चलना है। एक्चुअल में सिविल सर्विसेज एक बैलेंस अप्रोच को मानता है, जहां पे जिस दृष्टिकोण की जरूरत होती है उस दृष्टिकोण को अप्लाई करना होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें मिले जुले स्वरूप में देखना होता है मेंस आंसर राइटिंग में। ये टॉपिक के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन सा टॉपिक किस दृष्टिकोण पर तरजीह दिया जाता है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण को तरजीह देते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे हम राष्ट्रवादी और संशोधनवादियों को तरजीह देते हैं। तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से ये तय होता है कि हमें किस दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि अलग अलग दृष्टिकोण के अलग अलग इतिहासकार रहे हैं, उनका अध्ययन हम लोग आगे देखेंगे भी, कुछ नाम भी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से इतिहासकार किस किस दृष्टिकोण के रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब यूपीएससी की बात किया जाता है तो एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलता है। कभी किसी टॉपिक पे किसी दृष्टिकोण का झुकाव तो किसी और टॉपिक पे किसी दृष्टिकोण का झुकाव मान करके चला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जिसे बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। प्राच्यवादी दृष्टिकोण, देखिए ये सबसे पहला दृष्टिकोण है प्राचीन इतिहास के अध्ययन का। कहा जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन का आधुनिक शुरुआत होता है 18वीं शताब्दी में, और ये शुरू करने वाले लोग थे जो पहल किए थे प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए, वो ब्रिटिश अधिकारी थे और पाश्चात्य इतिहासकार थे, विचारक थे जो भारत में रह रहे थे। उन्होंने ही पहल की कि हमें भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इसके पीछे उनका जो प्रमुख कारण रहा वह रहा कि भारत में सक्षम प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना। क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ चुके थे, अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे, भारत एक कॉलोनी बन चुका था। कॉलोनी बनने के बाद यह प्रयास किया गया कि भारत में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से स्थापित किया जाए, और इसके लिए आवश्यक हो गया था कि हमें भारत के अतीत परंपरा और उनके संस्कृति का अध्ययन किया जाए, यानी भारत के अतीत का अध्ययन किया जाए। यहाँ अतीत के अध्ययन करना क्यों आवश्यक था? जो प्रशासनिक ढांचा या सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जुड़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में दोनों का कनेक्शन क्या था। मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण मैंने बताया कि शुरू कब होता है? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में शुरू होता है। कारण क्या था शुरू करने का? कारण था भारत में सक्षम प्रशासनिक ढांचा की स्थापना करना। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि सक्षम प्रशासनिक ढांचा की स्थापना के लिए हमें भारतीय इतिहास की अतीत और परंपरा का अध्ययन करना क्यों आवश्यक होगा? भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना, उसकी परंपरा और संस्कृति का अध्ययन करना क्यों आवश्यक था? तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भारत की प्राचीन परंपरा, भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति के अध्ययन की बात हो रही है, और कारण दिया जा रहा है। इसका कारण क्या दिया जा रहा है? मजबूत प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना। मजबूत प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना, ढांचा को स्थापित करना। दोनों कैसे जुड़ रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में दोनों का कनेक्शन क्या है? कि हमें भारत में अगर मजबूत प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना है तो हमें भारत के अतीत, जो प्राचीन भारत रहा है, उसकी परंपरा और संस्कृति का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? तो इस मजबूत पॉइंट को समझिए। यहीं से शुरुआत होता है प्राचीन भारत का आधुनिक अध्ययन, और अंग्रेजों ने इसीलिए प्राचीन भारत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। और अध्ययन क्या चल रहा था? यहाँ पे जो हमारी परंपराएं रही, जो संस्कृति रही, उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए दोनों में कनेक्शन क्या है कि जब हम जाते हैं किसी भी देश में, जब कोई देश जैसे जाता है, उस समय साम्राज्यवाद का दौर था, कॉलोनी बनाने का काल चल रहा था, सभी लोग एक दूसरे देश पे अधिकार कर रहे थे, उसको कॉलोनी के रूप में डेवलप कर रहे थे, और जहां भी जा रहे थे कॉलोनी के रूप में डेवलप करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि वहां एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा हमारा स्थापित हो। इसके लिए जानना जरूरी था कि अतीत में, यानी प्राचीन काल में, किस प्रकार की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, और जो लोग शासित हो रहे थे, जो प्रजा थे, वो किस प्रकार के प्रशासन में रह रहे थे। इससे क्या होता है कि उस देश के लोगों का एक हैबिट पता चलता है कि ये किस प्रकार के हैबिचुअल व्यक्ति हैं, इन्हें किस प्रकार से हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि कई सारे देशों, जैसे कि अफगानिस्तान को बोला जाता है कि वो साम्राज्यों का कब्रगाह है। उसे कोई भी साम्राज्य बढ़ा जाता है तो वहां
उस दफन हो जाता है, वो लंबे समय तक वहां अधिकार नहीं कर पाता। वो लगातार अभी तक आधुनिक काल में ये बातें होती है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रगाह है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि हम उसके अतीत में जाकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी बड़ा देश या बड़ा साम्राज्य अफगानिस्तान पे अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। ठीक यही कनेक्शन यहां भी बैठता है कि भारत में हम भारत के अतीत का अध्ययन इसलिए करना चाह रहे थे कि हम देखना चाह रहे थे कि यहाँ के लोग किस प्रकार की व्यवस्था से शासित होते रहे, यहाँ की परंपराएं क्या रही, यहाँ के शासक कैसे रहे। यही वजह था कि इन्होंने प्राचीन भारत के अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया, पहल कर दिया कि हमें प्राचीन भारत का अध्ययन करना चाहिए और इसी अध्ययन से यह भारत में एक मजबूत प्रशासनिक संरचना ढांचा को स्थापित कर सकते थे। क्योंकि इन्हें जब प्राचीन भारत के अध्ययन क्रम में पता चला कि यहाँ पे निरंकुश शासकों का एक पूरा क्रम था, निरंकुश शासक थे यहाँ पे, तो इन्हें लगा कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी प्रकार की होनी चाहिए, जो निरंकुश प्रकार की होनी चाहिए। तो ये दोनों कनेक्शन इसीलिए जुड़ता है क्योंकि जब हम संस्कृति और परंपरा का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। एक तो पता चलता है कि यहां अतीत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, यह पता चलता है। दूसरा पता चलता है कि यहां के लोगों की मनोवृत्ति क्या थी, मनोवृत्ति कैसी थी। यहां मनोवृत्ति तात्पर्य यहां के जो आम लोग हैं उनकी मनोवृत्ति कैसी थी। क्या वो विद्रोही प्रकार के थे, यानी इनके अंदर विद्रोह की क्षमता है, विद्रोह कर सकते हैं, या शांत हैं, शांत स्वभाव के हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय क्षमता के हैं, यानी हमें विद्रोह भी नहीं करना है, शासन के प्रति चुपचाप अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना है। या तो थोड़ा शांत होता है, कुछ भी शासक करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें शांति से रहना, कोई हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है उसके बाद भी हम इनका अपोज नहीं करेंगे। और दूसरा होता है विद्रोही प्रकृति का, अगर हमें दबाने की कोशिश किया गया तो हम विद्रोह करेंगे। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि अतीत में ये किस प्रकार से शासित हो रहे थे, किस प्रकार की व्यवस्था थी, और इसीलिए आवश्यक हो गया था कि हमें इनके अतीत और परंपरा का अध्ययन किया जाए, जिससे हम अपने प्रशासनिक ढांचा को बेहतर तरीके से स्थापित कर सके, हम जान सके कि कैसे हैं, उसी हिसाब से अपने प्रशासनिक ढांचा को डेवलप करेंगे। इसलिए कहा गया कि एक्चुअल में ये भारत में एक सक्षम प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने प्राचीन भारत के अतीत और परंपरा के अध्ययन की ओर पहल किया। इस पहल करने वाले विद्वानों में देखिए कौन कौन से थे। मैंने बताया कुछ विद्वान थे, जैसे अच्छा पहल किया, जो पहल किया गया इन्हीं विद्वानों को प्राच्यविद कहा गया, इन्हीं इतिहासकारों को प्राच्यविद कहा गया, ओरिएंटलिस्ट कहा गया, प्राच्यविद कहा गया, जिसमें कुछ नाम है, जैसे प्राच्यविद कहा गया है जिसमें प्रमुख रूप से विल्किंसन, कोलब्रुक, कनिंघम प्रमुख है, तो ये प्राच्यवादी चिंतक थे, प्राच्यवादी इतिहासकार थे, जिनका एक प्रमुख कारण था कि वो भारत में सक्षम प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा इनके कुछ उद्देश्य थे। जब हम उद्देश्यों की बात करें, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। प्राच्यवादी चिंतकों के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए, एक क्या था, ये जो प्राच्यवादी विचारक थे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, शुरू हो गई थी, और औद्योगिक क्रांति आने से नए विचार उद्भव होते हैं, नई आइडियोलॉजी आती है। जो आइडियोलॉजी विचार होता है वो समकालीन होता है। औद्योगिक क्रांति आया इंग्लैंड में, नए विचारक आ गए, नए विचार आ गए, तो ये क्या थे, ये पुराने विचारक थे इंग्लैंड के, तो इनके विचार कहीं ना कहीं अब नेगलेक्ट होने लगे, इनके विचारों को नजरअंदाज किए जाने लगा, जिस वजह से ये मान रहे थे कि अब समाज में विचारों के रूप में इनकी प्रगति रुक गई है, अब इनकी कोई महत्ता, वैल्यू नहीं रह जाएगी। यह भी इनके अंदर एक चिंता का विषय था। तो ये चाह रहे थे कि हम एक नए विचार के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें भारत में।
इस वजह से इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छा, इनका जो प्रमुख रहा कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इन्होंने संस्कृत ग्रंथों पर विशेष ध्यान दिया। संस्कृत ग्रंथों को खूब मतलब ज्यादा फोकस किया कि जो संस्कृत ग्रंथ है उसको उन्होंने पढ़ा, अनुवाद किया और उस चीज पे इन्होंने फोकस किया। तो एक देखो उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। पहला क्या था कि ब्रिटिश समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव उभर कर सामने आने लगा था, जिससे अब ये चिंतक अपने ही समाज में बेगाने हो गए थे। इसको थोड़ा सा समझिए, आप समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि औद्योगिक क्रांति की वजह से आखिर इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन में सामाजिक ढांचा को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वहां का समाज औद्योगिक क्रांति से पहले जिस प्रकार से था, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज बदल गया। समाज बदला तो नए विचारक आ गए। समकालीन परिवेश में विचारों का जन्म होता है, जैसा परिवेश है उसी हिसाब से हम विचार देंगे। तो औद्योगिक काल में नए विचारक आ गए जिन्हें बोला गया उपयोगितावादी। हर चीज का उपयोग वो सिद्ध करना शुरू कर दिए। ये क्या थे? ये पुराने विचारक थे, औद्योगिक क्रांति से पहले के विचारक थे। इनके जो विचार रहे उनकी रिलेवेंसी कम होती चलेगी, उनकी प्रासंगिकता खत्म होती चलेगी। नए विचारक जो आए वो समाज पे हावी होने लगे। लोगों को लगा कि ये विचार या ये जो विचार दे रहा है ये विचार ही महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से ये लगा कि इनकी रिलेवेंसी कम हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होने लगे, बेगाने होने लगे, इनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम भारत के प्राचीन परंपरा संस्कृति का खूब जो है कि प्रशंसा करके अपने भारत में अपनी पहचान को स्थापित कर सकें। तो एक कारण तो यह था इनका भारत के अतीत और परंपरा के अध्ययन का। तो क्या हमने बताया, बेगाने हो गए थे। अतः इसी में लिख लीजिए, अतः ये अपनी नई पहचान पूर्वी संस्कृति की प्रशंसा के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे। स्थापित करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या जोड़ दिया कि प्राचीन भारत की गौरव और संस्कृति का खूब इन्होंने प्रशंसा किया, जम करके प्रशंसा किया। और यही एक विचारक है जिन्होंने बताया कि भारत का जो प्राचीन काल रहा है वो तो स्वर्ण काल था, गोल्डन एज था। तो एक दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा किया कि भारत के प्राचीन संस्कृति की खूब प्रशंसा की तथा यह कहा कि विश्व में अगर कुछ भी श्रेष्ठ है तो वह प्राचीन पूर्वी संस्कृति है। खूब जम करके इन्होंने प्रशंसा करना शुरू कर दिया और कहा कि दुनिया में अगर कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है तो यह प्राचीन पूर्वी संस्कृति है। अच्छा, इसका एक प्रमुख पहलू यह भी था कि प्राचीन पूर्वी संस्कृति यानी हमारे प्राचीन संस्कृति का गुणगान करके भारत के लोगों का ध्यान राजनीतिक पहलू से हटा करके वो सांस्कृतिक पहलू को लेकर के जाना चाह रहे थे, क्योंकि अब इन्हें एक सक्षम प्रशासनिक ढांचा स्थापित करना चाहता था। तो चाहते थे कि लोगों का ध्यान राजनीतिक पहलू की तरफ कम जाए और अपने प्राचीन
संस्कृति की तरफ ज़्यादा जाए, लोग उसका गुणगान करें कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि चलन में चल रहा है कि अपने अपने कल्चर का खूब जम करके गुणगान होता है। तो यही परंपरा इन्होंने शुरू की, कहीं न कहीं भारतीयों का ध्यान भटकाने का काम किया और उन्हें राजनीतिक पहलू से ध्यान हटा करके उनको हस्तांतरित कर दिया गया था सांस्कृतिक पहलू की ओर। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, तीसरा पॉइंट कि लिखिए नंबर 3, भारतीय अतीत का गुणगान करके, भारतीय अतीत का गुणगान करके इन्होंने भारतीयों का ध्यान राजनीतिक पहलू से हटाकर सांस्कृतिक पहलू की ओर स्थापित कर दिया। यानी इसका सीधा सा मतलब था कि इन्होंने भारत के लोगों का ध्यान राजनीतिक पहलू से हटा दिया और सांस्कृतिक पहलू को स्थापित कर दिया कि आप अपने संस्कृति का गुणगान करते रहिए। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिस वजह से ब्रिटिश अधिकारी और जो पाश्चात्य विचारक रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने भारतीय अतीत का अध्ययन किया। प्रमुख उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, मैंने बताया कि भारत में सक्षम ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना और इनके जो कुछ मजबूरियां रही, जो विचारक रहे कि औद्योगिक क्रांति की वजह से इंग्लैंड में नए विचार उद्भव होता है, नए विचारों ने इनके विचारों को धूमिल कर दिया। ये इनकी रिलेवेंसी पे प्रश्न लगने लगा और अपने रिलेवेंसी को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नई चीज को गढ़ा कि प्राचीन पूर्वी भारत की संस्कृति या प्राचीन पूर्वी विश्व की संस्कृति को ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि दुनिया में कुछ श्रेष्ठ है तो पूर्व की जो प्राचीन संस्कृतियां रही हैं वही श्रेष्ठ रही है, ताकि अपनी एक नई पहचान ये बना सके। और मैंने बताया कि ये एक दूसरा पहलू ये भी था कि इन्होंने भारत की संस्कृति का गुणगान करके भारत के लोगों के राजनीतिक पहलू से ध्यान को हटा दिया कि आप उधर ध्यान मत दीजिए, राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था बन रही, बस अपने संस्कृति का गुणगान करिए। इसी वजह से अंग्रेजों ने कई सारे पहल की भारतीय लोगों को उनको संस्कृति को ज्ञात कराने के लिए, जैसे उसी को बोलते हैं योगदान इनका। इनके योगदान की अगर बात किया जाए कि क्या योगदान रहा इनका, तो आपको पता है कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, 1784 में होता है, ध्यान रखिएगा। स्थापना होती है कब? 1784 में। इसका क्या काम था? इसका प्रमुख काम था भारतीय संस्कृति एवं अतीत, कर लीजिए, भारतीय संस्कृति एवं अतीत का अध्ययन, भारतीय संस्कृति एवं अतीत का अध्ययन तथा अन्वेषण करना। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की आधारशिला रखी जाती है इनके द्वारा। इसको नंबर 1 कर लीजिए, इसको नंबर 2 करिए। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की आधारशिला रखते हैं, ये अध्ययन की आधारशिला रखते हैं, आधारशिला रखते हैं। इसके अलावा कनिंघम ने पुरातत्व एवं पुरालेखीय स्रोतों का विकास किया, ऐसे कर लीजिए, विकास किया। यानी कनिंघम पुरातत्व और पुरालेख्य, जो पुरातत्व थे और पुरालेख्य जो अभिलेख वगैरह थे, उनके विकास की ओर आगे बढ़ाता है। और इसी समय देखिए कई सारी चीजें होती हैं। एक काम होता है कि हाँ, इसी समय देखिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे विलियम जोन्स, नाम सुने होंगे आप लोग। विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की पहचान
चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, मौर्य से कर दी। अब इसकी महत्ता तो समझ रहे होंगे कि विलियम जोन्स ने जब सेंडो कोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की तो भारतीय इतिहास के कई सारे गुत्थी थे वो सुलझ गए, तिथि क्रम वगैरह बहुत सारी चीजें गुत्थियां सुलझ गई कि एक्चुअल में सेंडो कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य है। तो उसके बाद भारतीय इतिहास की कई सारी गुत्थियां सुलझ गई। इसकी पहचान मतलब था भारतीय इतिहास की कई सारी गुत्थियां सुलझ गई, भारतीय इतिहास की कई गुत्थियां सुलझ गई, कई गुत्थियां सुलझ गई, सुलझ गई। इसी प्रकार एक चीज होता है, आप नाम सुनेंगे जेम्स प्रिंसेप, याद है मैंने इसके बारे में बताया था। जेम्स प्रिंसेप, इसने क्या किया, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का अर्थ अन्वेषण किया, अर्थ अन्वेषण किया, अन्वेषण किया, जिसके बाद ही अशोक के शिलालेख पढ़े जाने लगे। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख पढ़े जाने लगे। शिलालेख पढ़ा जाना संभव हुआ, इसके लिए पढ़ा जाना संभव हुआ। तो जो ओरिएंटलिस्ट रहे, प्राचीन रहे, उनके कुछ उद्देश्य तो लेकर के सामने आए, लेकिन इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की आधारशिला रखी। कई सारे चीजें खोज हुई, कई सारे विभाग बने जिससे प्राचीन भारत का इतिहास हमारे सामने आता है। ये तो उनके योगदान हो गए, कारण हम लोगों ने देख ली, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे, कुछ सीमाएं इनके ऊपर थी। जैसे इन्होंने प्राचीन भारत का तो खूब गुणगान किया है, लेकिन वर्तमान भारत का इन्होंने गुणगान नहीं किया था। उन्होंने कहा प्राचीन भारत स्वर्ण युग था, प्राचीन भारत को स्वर्ण युग भी इन्होंने कहा था, ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा। प्राचीन भारत को स्वर्ण युग की संज्ञा थी। प्राचीन भारत को या प्राचीन भारत के इतिहास को स्वर्ण युग कहा, प्राचीन भारत के इतिहास को स्वर्ण युग कहा, स्वर्ण काल कहा। अब ये स्वर्ण काल कहना कहां तक सही है हम लोग आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे कि स्वर्ण काल एक्चुअल में क्या मतलब होता है स्वर्ण काल का। किसी भी युग को स्वर्ण काल, हालांकि बहुत सारे विश्व इतिहास में भी कई सारे युगों को स्वर्ण काल कहा गया है, लेकिन धारणाएं बदलती रहती हैं। ह्यूमैनिटीज में किसी एस्पेक्ट में स्वर्ण काल बोला जाता है, लेकिन अब एक समान एस्पेक्ट आता है कि किसी भी काल को स्वर्ण काल कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हम देखेंगे जो शासक वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उनको छोड़कर के जन सामान्य वर्ग पे क्या प्रभाव था उस समय, जन सामान्य वर्ग की स्थिति क्या थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न पहलुओं में। अगर जन सामान्य वर्ग हर पहलुओं में श्रेष्ठ है तो उसे हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, अदरवाइज हम किसी भी काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते। और इसी बेस पे गुप्त काल को भी कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह स्वर्ण काल नहीं था। हालांकि कई सारे मामलों में हम गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में विभूषित करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था। तो ये हो गया। अब देखें इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। जैसे सीमाएं, कम से कम दो सीमाओं की हम लोग बात कर सकते हैं, लिमिटेशंस। एक कि इन्होंने प्राचीन भारत के अतीत और संस्कृति का इन्होंने जो अध्ययन किया, उनका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्रशासकों की एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन को मजबूती के साथ स्थापित कर सके। दूसरा कहते हैं कि इन्होंने प्राचीन भारत को भले ही गौरवपूर्ण स्वर्ण काल की संज्ञा दी हो, लेकिन वर्तमान भारत को इन्होंने पतनशील माना। तो दो सीमाएं। तो एक तो क्या हो गया कि प्रशासकों का ऐसा वर्ग, प्रशासकों का ऐसा वर्ग उत्पन्न करना जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत करे, ब्रिटिश शासन के नींव को मजबूत करे, शासन के नींव को मजबूत कर सके, मजबूत कर सके। और दूसरा था इन्होंने कि वर्तमान भारत को पतनशील माना,
वर्तमान भारत को पतनशील माना। देखिए, भारत के अतीत की परंपराएं और संस्कृतियों को उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा करके पेश किया कि भारतीय लोग इसी में खुश रहें, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आपकी जो वर्तमान हालत है वो सही नहीं है, पतनशील है। और दूसरा था कि प्रशासकों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना था जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत कर सके या ब्रिटिश शासन को मजबूती के साथ स्थापित कर सके। ये इनके लिमिटेशंस थे। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में समेटूं कि ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो इतिहास लेखन है वो क्या कहता है, तो ओरिएंटलिस्ट इतिहास लेखन यानी प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की जो बातें होती है वो प्राचीन भारत को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, प्राचीन भारत को गौरवपूर्ण स्वर्णकाल की संज्ञा देता है। लेकिन उसके पीछे उनका कारण यह था कि वो कहीं न कहीं भारत में ऐसे प्रशासनिक ढांचा को स्थापित करना चाहते थे मजबूती के साथ जो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर के आए हुए थे, यानी ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा को, ब्रिटिश शासन को मजबूती के साथ स्थापित करना चाहते थे। इसलिए प्राचीन भारत को गौरवपूर्ण बताते हुए वहां से निरंकुश शासन प्रणाली के पुट को अपने अंदर इन्होंने समाहित कर लिया। दूसरा चीज था कि प्राचीन भारत को गौरवशील तो बता रहे थे, लेकिन आधुनिक भारत या वर्तमान काल को वो कह रहे थे कि वो पतनशील, यानी 18वीं शताब्दी का जो वर्तमान भारत था उनको बता रहे थे कि ये पतनशील है। और इसके पीछे मैंने बताया कि इनके पीछे जो उन्होंने ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो उन्होंने शुरू किया, जो पहल की प्राचीन भारत के अतीत और परंपरा के अध्ययन, उनके पीछे उनके कुछ उद्देश्य भी रहे। उद्देश्य मैंने बताया था, एक तो क्या था, औद्योगिक क्रांति आने की वजह से जो ओरिएंटलिस्ट विचारक थे, इतिहासकार थे, अपने ही देश में बेगाने हो गए थे। उनके जो विचार थे वो अप्रासंगिक हो गए थे, इररिलेवेंट हो गए थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने नए विचारों को जन्म दे दिया। जब नए विचारक आए, नए विचार आए तो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखते थे और लोग उन्हें मानते थे। तो इन्हें लगा कि हम पूरी तरीके से बेगाने हो गए, तो अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए हमें प्राचीन भारत के अतीत और परंपरा का अध्ययन करना चाहिए, इनकी खूब प्रशंसा करना चाहिए, जिससे हमारी जो पहचान है एक नए तरीके से आएगी, हम फिर से हाईलाइटेड होंगे। और मैंने बताया दूसरा कारण यह था कि लोगों का ध्यान राजनीतिक पहलू से हटाना था, भारत के लोगों का, उन्हें सांस्कृतिक पहलू को स्थापित करना था। और राजनीतिक पहलू से हटाने का सीधा सा मतलब कि आपके देश में राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हो रहा है उसके तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने प्राचीन परंपरा और गौरव का ही गुणगान करते रहिए। आप देखेंगे अगर ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को थोड़ा गहराई से आप सोचने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी शासक जब शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है तो आप प्राचीन भारत के गौरव और परंपरा की बातें करता है। अलग अलग देश में, मान लीजिए किसी और देश में जाए, जैसे तुर्की में जाए तो तुर्की के प्राचीन गौरव परंपरा की बातें होती है। वहां पे तुर्की के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, तो कहीं ना कहीं ये शासन व्यवस्था देखने के राजनीतिक बदलाव तो हो रहे हैं, और राजनीतिक बदलाव को छुपाने के लिए हम कहीं ना कहीं संस्कृति और परंपरा की ओर झुक जाते हैं। तो लोगों का पूरा फोकस कितना हो जाता है, अपने प्राचीन संस्कृति और परंपरा की तरफ हो जाता है, और राजनीतिक रूप से उनके ऊपर एक तानाशाही सरकार स्थापित हो जाती है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता, या पता चलने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आता कि एक्चुअल में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अपने प्राचीन परंपरा और गौरव में ही विशेष रूप से डूबे होते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच यही था कि आप अपने प्राचीन गौरव परंपरा में डूबे रहिए और भारत की जो राजनीतिक प्रणाली चली आ रही है उसको पूरी तरीके से बदल करके ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मजबूती के साथ स्थापित कर दिया जाए। तो ये अप्रोच चला, हमें ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था। प्राचीन भारत के अध्ययन का खूब गुणगान, गौरवगान प्राचीन भारत का किया गया है। प्राचीन भारत को पूरी तरीके से स्वर्ण काल की संज्ञा इनके द्वारा दे दी गई। इसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति की विचारधारा। औद्योगिक क्रांति में एक विचारधारा उपस्थित थी, इसे बोला जाता था उपयोगितावादी। वो हर एक चीज की एक उपयोगिता सिद्ध करता है, और उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम जैसे विचारक थे जो स्वतंत्रता की बात करते थे और हर एक चीज की उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास करते थे कि इसकी क्या उपयोगिता है। और इन्हीं उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा ही इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यदि अंग्रेज, ब्रिटिशर्स आकर के भारत में शासन व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, कंट्रोल में ले रहे हैं, तो भारतीयों के लिए इसका कोई ना कोई उपयोगिता है, लाभ है। आपने गोरे लोगों की भार सुने होंगे ये चीजें कि अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो एक तर्क देते हैं कि ईश्वर ने हम गोरे लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी, एक भार दिया है कि जितने भी असभ्य जंगली लोग हैं उन्हें सभ्य बनाया जाए। इस वजह से हम इस देश में जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जो कॉलोनी हमने बनाया है इस देश में, एक्चुअल में ये ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी जिम्मेदारी है और हम आप लोगों को सभ्य बना रहे हैं। एक्चुअल में ये उपयोगितावादी विचार है, इसमें किसी न किसी चीज की उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। और कहा जाता है कि भारत में गोरे लोगों के भार का विचार उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा लाया गया। इन्हीं को साम्राज्यवादी विचारक भी बोलते हैं या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और इसके प्रणेता कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने पहली बार भारत का इतिहास लिखा, किताब लिखा भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांटा। उसने प्राचीन काल को हिंदू काल की संज्ञा दी,
मध्यकाल को मुस्लिम काल की संज्ञा दी और जो आधुनिक काल रहा उसे उसने ब्रिटिश काल की संज्ञा दी। और कहते हैं कि भारत का सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत जेम्स मिल के द्वारा ही कर दिया गया। तो पहली बार जिसने भारत को धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया, बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जेम्स मिल के द्वारा व्याख्यायित ये तीनों कालखंड, क्या ये सही विभाजन किया गया था? तो हम पाते हैं कि एक्चुअल में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश किया, जबकि इसका काल विभाजन कहीं से भी सही नहीं है। जब हम कहते हैं किसी काल की बात करते हैं कि एक्चुअल में कोई काल है, तो काल के लिए कुछ शर्तें होती, कई सारी शर्तें होती। जैसे हम बात करते हैं कि हिंदू काल, जब हम हिंदू काल की बात करते हैं तो क्या पूरे भारत में सिर्फ हिंदू शासक ही थे, कोई और शासक नहीं था? यहां पे जब हम प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं था। मौर्य काल में आते हैं तो वो शासक बौद्ध धर्म को संरक्षित करने वाले थे। बाद में चल करके हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म को संरक्षित करने वाले शासक थे। सिर्फ हिंदू शासन काल कह देने से मतलब, यानी हिंदू काल कह देने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि पूरे भारत में कहीं न कहीं हिंदू लोगों का ही शासन व्यवस्था में भागीदारी थी, या वही शासन के मुखिया होते थे। जबकि हम पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों का कालखंड था। जो उस समय प्रचलित परंपराएं रही, संस्कृति रही, क्या वो सिर्फ हिंदू संस्कृति प्रचलित थी? तो हम पाते हैं कि नहीं, हिंदू संस्कृति प्रचलित नहीं थी। क्या सिर्फ हिंदू परंपरा और त्यौहार ही प्रचलित था, हिंदू परंपरा एवं त्यौहार? तो हम पाते हैं कि नहीं, हिंदू परंपरा और त्यौहार भी प्रचलित नहीं था, कई सारे धर्म थे, अलग अलग परंपराएं प्रचलित थी। तो हम किस बेस पे इस काल को सिर्फ हिंदू काल कह सकते हैं? सिर्फ इस आधार पर कि यहाँ पे ज्यादातर जो शासक रहे हिंदू रहे, इस आधार पे हम इसे हिंदू काल कह सकते हैं? तो हम बात है कि नहीं, इस आधार पे भी हम इसे हिंदू काल नहीं कह सकते। तो जेम्स मिल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो काल विभाजन पूरी तरीके से गलत काल विभाजन था। इसे खारिज कर दिया गया बाद के दृष्टिकोण में कि यह काल विभाजन कहीं से भी सही नहीं था। जैसे मुस्लिम काल में है तो हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में भी क्या सभी शासक मुस्लिम थे? हम पाते हैं कई सारे क्षेत्रीय साम्राज्य था, राज्य थे, राजा थे, जहां पर राजपूत राजा थे। दक्षिण में हम लोग देखते हैं कई सारे राजपूत राजा थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुस्लिम काल था? क्या भारत में उस समय मुस्लिम जब आक्रमणकारी आए तो क्या पूरे भारत में उन्होंने मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम त्यौहार को ही लागू कर दिया, मुस्लिम खान पान, वेशभूषा सबको लागू कर दिया? तो हम पाते नहीं, ऐसा नहीं था। तो हम उस कालखंड को कैसे फिर मुस्लिम काल की संज्ञा दे सकते हैं? इसी प्रकार जब अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश काल की जब बातें की जाती है, तो क्या अंग्रेजों ने पूरी तरीके से ईसाई धर्म को लागू कर दिया था भारत में? नहीं है। तो फिर हम इस पूरे पीरियड को, समय काल को हम किसी एक धर्म विशेष से जोड़ करके उसे काल कैसे कह सकते हैं? इस चीज को बाद के इतिहासकारों ने इन्हीं तर्कों के आधार पर काट दिया कि एक्चुअल में जेम्स मिल के द्वारा जो कालों का विभाजन किया गया है मुस्लिम हिंदू धर्म के आधार पर, वो विभाजन कहीं से भी तार्किक नहीं है, बल्कि इस सांप्रदायिक इतिहास के लेखन की शुरुआत थी। उसके पीछे भी कारण यही था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया जा सके। तो दूसरा जो हमारे सामने दृष्टिकोण आता है, वह दृष्टिकोण आता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। कहते हैं कि यह जो दृष्टिकोण है औद्योगिक क्रांति की उपज थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ये उपयोगितावादी विचारक है, औद्योगिक क्रांति की उपज थी। और इन्होंने जो ओरिएंटलिस्ट थे उनकी जम करके आलोचना कर दिया। उन्हें बताया ऐसा कुछ नहीं था कि प्राचीन भारत स्वर्ण काल था या प्राचीन भारत इतना सर्वश्रेष्ठ था। तो इन्होंने प्राच्यविदों की आलोचना किया और इन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज रहा है वो परिवर्तनहीन रहा है, इसमें चेंजेस नहीं रहे। तो भारतीय समाज को इन्होंने परिवर्तनहीन कर दिया, कह दिया। भारतीय समाज को परिवर्तनहीन कह दिया, परिवर्तनहीन कह दिया कि भारतीय समाज परिवर्तनहीन है। और इन्होंने भारतीय समाज को पतनशील बताया कि भारतीय समाज पतनशील है, पतनशील है।
यानी जो उपयोगितावादी थे वो भारतीय समाज को बहुत ही निम्न स्तर पर दिखाना चाहते थे, और इसका प्रमुख कारण यह था कि वो ब्रिटिश शासक की उपयोगिता को स्पष्ट करना चाहते थे कि ब्रिटिश शासक भारत के लिए क्यों उपयोगी है, और इसके लिए जरूरी था कि हम भारतीय समाज को पतनशील बता दें, पतनहीन बता दें, परिवर्तनहीन बता दें। कहते कि यहाँ पे सिर्फ निरंकुश शासकों का एक क्रम था। इन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ निरंकुश शासक ही थे, सिर्फ निरंकुश शासकों का क्रम था, निरंकुश शासकों का क्रम था। इसे बोला उन्होंने प्राच्य निरंकुशतावादी, प्राच्य निरंकुशता, इसे इन्होंने कहा प्राच्य निरंकुशता। तो उपयोगितावादी लेखकों का मुख्य जो विचार यही था कि भारतीय समाज को कितना निम्न स्तर पर दिखाया जाए ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि ब्रिटिश शासक भारत के लिए क्यों उपयोगी है। हम निम्न दिखाएंगे, बोलेंगे इन सभी चीजों में सुधार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते हैं, ब्रिटिश ही कर सकते हैं, ब्रिटिश कानून कर सकता है, ब्रिटिश का प्रशासन कर सकता है। और यहीं पे ये कहते हैं कि यही है गोरों का भार, जिसे ईश्वर ने अंग्रेजों को, गोरों को सौंपा है कि जो लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, पतनशील हैं, उनको जाकर के सभ्य बनाओ। तो ये उपयोगितावादी विचार था जो अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भारतीय समाज के तमाम बुराइयों को सामने रख दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें गलत भी थी। जैसे कि उन्होंने कह दिया भारत में सिर्फ निरंकुश शासक थे। हम देखते हैं कि भारत में कई जगह गणतंत्र सरकार भी मिलता है प्राचीन काल में, तो ये बातें खंडित हो जाती है कि भारत में सिर्फ निरंकुश शासक था। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, अच्छा ये देखिए ये सारी चीज, एक ये बताते हैं जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का संप्रदायीकरण कर दिया, भारतीय इतिहास का संप्रदायीकरण कर दिया, सांप्रदायिक व्याख्या प्रस्तुत की, ऐसे कर लीजिए, व्याख्या प्रस्तुत की, सांप्रदायिक व्याख्या प्रस्तुत की। क्या कहा इसने, प्राचीन काल को हिंदू काल कह दिया, ये हिंदू काल है, मध्यकाल को इसने मुस्लिम काल कह दिया, ये मुस्लिम काल है, और आधुनिक काल को इसने ब्रिटिश काल कह दिया, आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कह दिया, ब्रिटिश काल कह दिया। सांप्रदायिक व्याख्या इसने प्रस्तुत कर दी। अब ये उपयोगितावादी विचारक क्या करते हैं कि ब्रिटिश शासन की उपयोगिता तय करते हैं, ब्रिटिश शासन की उपयोगिता बताते हैं कि एक्चुअल में क्या उपयोगिता है भारत के लिए, भारत के लिए। एक तो उन्होंने बताया गोरों की भार, गोरों के भार का कॉन्सेप्ट आया। मैंने बताया गोरों को भार का मतलब कि ये जो उपयोगितावादी विचारक रहे हैं उन्होंने कहा कि जो लोग इस संसार में गोरे हैं उन्हें ईश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी है, और वह जिम्मेदारी है कि काले लोगों को सभ्य बनाना। यानी ये जो गोरे हैं ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्मजात सभ्य बनाया है, शिक्षित बनाया है। तो ये बताते हैं कि ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दे दी कि जो लोग काले हैं, काले का मतलब हो गया असभ्य, जंगली, बर्बर, उन्हें हम सभ्य बनाए। और दूसरा ये बताते हैं कि भारत में जो सुधार हो सकता है, जो सुधार होगा वह केवल ब्रिटिश शासन के द्वारा ही हो सकता है, ब्रिटिश कानून या शासन के द्वारा ही हो सकता है, शासन के द्वारा ही हो सकता है, हो सकता है। दो उपयोगिता इन्होंने बता दिया। क्यों बताया, मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए इन्होंने एक भूमिका अपनी तैयार कर ली थी। बता दिए भारत का समाज पूरी तरीके से निरंकुशवादी समाज था, कोई चेंजेस नहीं थे भारत के समाज में, कोई बदलाव नहीं होता था, पतनशील हो चुका था भारत का समाज। और इसका जो प्रतिनिधि विचारक रहा उपयोगितावाद का, वह विचारक था जेम्स मिल, जेम्स मिल, जेम्स मिल। और इसने एक किताब लिखा था, मैंने बताया ये जो भारत का जो सांप्रदायिक व्याख्या इसने किया, उसने इस किताब लिखा था, किताब का नाम था भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास।
वो भारत आया नहीं था, लेकिन उसने इंडियन हिस्ट्री लिख दिया, भारत के इतिहास में लिख दिया। और इसी इतिहास में इसने तीनों काल को अलग अलग रूप में व्याख्यायित कर दिया, धर्म के आधार पर, मुस्लिम काल और काल। और मैंने बताया कि ये एक्चुअल में क्या ये विभाजन सही था। आप खुद सोचिए कि अगर प्राचीन काल को हम हिंदू काल किस रूप में कह सकते हैं? क्या प्राचीन भारत में सभी शासक हिंदू थे? हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण भारत में कई सारे शासक हिंदू धर्म यानी भागवत या ब्राह्मण धर्म के अलावा भी मौर्य थे, जैन थे, शैव थे, कई सारे धर्म प्रचलित थे। मध्यकाल में आते हैं, मुस्लिम शासकों की बात की जाए तो क्या पूरे भारत में सिर्फ मुस्लिम शासक थे? कई सारे राजपूत शासक रहे, क्षेत्रीय कई सारे शासक रहे जो अलग धर्मों को मानने वाले थे। इनकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर सब कुछ अलग रही, डिफरेंसेस रही, खान पान, पहनावा, हर जगह डिफरेंसेस रही। ऐसे ही ब्रिटिश काल में भी हम लोग देखते हैं, अंग्रेज भले ही हावी रहे लेकिन कई सारे रजवाड़े रहे, राजपूत रहे, 500 से ज्यादा देसी रियासतें रहे, प्रिंसली स्टेट रहे, जिसमें कई सारे SC ST OBC ब्राह्मण क्षत्रिय अलग अलग राजा रहे वहां पे, और अलग तरीके से इनकी संस्कृति, कल्चर, परंपरा रही। तो इस आधार पर हम किसी कालखंड को ये नहीं कर सकते कि एक्चुअल में वही कालखंड है, कुछ विशेष तत्वों के आधार पर सिर्फ। अगर हम किसी को काल कहते हैं तो संपूर्णता के साथ उसे ही काल बोला जा सकता है कि ये काल है एक्चुअल में। जब हिंदू काल बोलते हैं तो हम पाएंगे कि पूरे प्राचीन भारत में हिंदुओं के अलावा और कोई शासक नहीं था, कोई परंपराएं नहीं चल रही थी, खान पान, रहन सहन सब एक ही यानी एक ही धर्म से रिलेटेड था, हिंदू धर्म से। तब हम उस काल को हिंदू काल की संज्ञा दे सकते हैं। ऐसे ही मध्यकाल को मुस्लिम और ब्रिटिश काल के संदर्भ में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम ऐसा पाते नहीं। तो एक्चुअल में ये काल विभाजन पूरी तरीके से क्या था? अतार्किक था, लेकिन इसने एक सांप्रदायिक बीज उसने बो दिया। और आज हम लोग देखते हैं कि आज भारत के राजनीति, पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि प्राचीन काल को हम उसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं। हिंदू प्राचीन काल को देखता है कि गौरवपूर्ण काल था। जो मुस्लिम्स हैं वो मध्यकाल को देखने की बातें करते हैं, खूब मध्यकाल का गुणगान करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक सांप्रदायिक व्याख्या के तहत ऐसा किया जाता है, यानी हमारे दिमाग में एक जेम्स मिल घुसा हुआ है। इनकी भी कुछ सीमाएं थी उपयुक्तवादियों की, जैसे लिमिटेशंस देखा जाए इनकी सीमाएं, तो एक सीमाएं तो यही आ जाता है कि इन्होंने भारतीय इतिहास का संप्रदायीकरण कर दिया। संप्रदायीकरण कर दिया, भारतीय इतिहास का संप्रदायीकरण कर दिया। दूसरा, ये प्राचीन भारत को प्राच्य निरंकुशता की बातें करते हैं कि उसमें सिर्फ निरंकुश शासक रहे, लेकिन प्राचीन भारत की तमाम उपलब्धियों को उन्होंने नकार दिया। सिर्फ क्या बताया? पतनशील है, परिवर्तनहीन है ना, तमाम तरीके की बुराइयां बताई। तो हम बोलते हैं कि इन्होंने प्राचीन भारत की तमाम उपलब्धियों को नकार दिया, उपलब्धियों को नकार दिया, नकार दिया। ठीक। और तीसरा, जो उपयुक्तवादी विचारक हैं, इन्होंने संस्कृत साहित्य को ही आधार बनाया बेसिकली। बाकी के जैसे पाली साहित्य जो था और प्राकृतिक साहित्य उसे नजरअंदाज किया। पाली और प्राकृत साहित्य को नजरअंदाज किया, साहित्य को नजरअंदाज किया, नजरअंदाज किया। तो ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण है प्राचीन इतिहास का, जिसमें प्राचीन भारत को पतनशील, परिवर्तनशील बता करके उसके तमाम उपलब्धियों को नकारा गया। और इस बेस पे ये विचारक ब्रिटिश शासन की उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि भारत में ब्रिटिश शासन क्यों जरूरी है, और बता दिए कि अगर सुधार हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश कानून के अधीन ही आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई हमें आधुनिक मॉडर्न नहीं बना सकता। आप लोग देखते होंगे कई सारे ऐसे तर्क लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं और आप लोग बताएंगे कि ये जो पूरा आज का लेक्चर रहा वो आप कहाँ तक समझ पाने में सक्षम रहे हैं। बाकी के 3 और विचार हैं, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और संशोधनवादी। तो मैं कोशिश करूंगा कि तीनों विचारों को अगले लेक्चर में समेट दिया जाए। ये उपयुक्तवादी विचारकों को मैंने बताया साम्राज्यवादी विचार भी कहा जाता है, और इसी के प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी विचारक आते हैं जो उपयुक्तवाद के कई सारे अवधारणाओं को खंडित कर देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।